हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एम आई विजिबल? यस सी। यस सर। ओके। सर आपकी वीडियो थोड़ी फ्रीज हो रही है बीच बीच में। फ्रीज हो रही है वीडियो? हाँ मतलब अभी जब आपने पूछा था ना उसके बाद फ्रीज हुई थी, अभी तो ठीक है। ओके ओके। आप लोग बताइए, कृति, कल्पना, ऋचा, कौशिकी, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ऑन गूगल मीट? Yes, sir. ओके ओके। Yes, sir. सारिका, प्रीति पांडे, सुचिता, आप लोग को दिखाई और सुनाई दे रही है? Yes, sir. ओके ओके ओके। चलिए हम लोग अब सेक्शंस डिस्कस करने बाकी हैं। सेक्शंस, बहुत सारे सेक्शंस डिस्कस करने हैं आज। टॉपिक्स जो मेजर्स थे हम लोगों ने पढ़ लिए हुए थे। स्टार्ट करते हैं, जो सेक्शंस बचे हुए हैं वो सब। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेयर एक्ट आप लोग निकाल लीजिए, सभी लोग बेयर एक्ट निकालिए। बेयर एक्ट हम लोगों ने सेक्शन 1 2 3 डिस्कस कर लिया हुआ है। सेक्शन 4 आप लोग निकालिए, सेक्शन 4। बेयर एक्ट निकालिए आप लोगों ने। बोर्ड विजिबल है? प्रीति पांडे, प्लीज कंफर्म, बोर्ड इज क्लियरली विजिबल और नॉट? पढ़ा रहा है आपको? मैंने जो लिखा है वो पढ़ा रहा है? सही से दिखाई पड़ रही है? सारिका, सारिका, कोई Yes, sir. कंफर्म कर दो विजिबल है जिसका नेटवर्क सबसे ज्यादा सही हो, ताकि रिकॉर्डिंग में सही आ रही हो, ये कंफर्म हो जाए। तो चेता, सारिका। सर विजिबल तो है बट सर थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो थोड़ा और भी क्लियर दिखेगा। ओके ओके। चलिए ठीक है। आप लोग को दिख रहा है ऋचा, कौशिकी, कल्पना वाइस? दिख रहा है। ओके ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 2 3 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हुआ है। सेक्शन 1 2 और 3। अब हम लोग सेक्शन 4 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 4 में जो है वो पनिशमेंट के बारे में है। इसमें चेंजेस भी हुए हैं। जो आईपीसी था उसमें कितने तरह के पनिशमेंट थे? आईपीसी में कितने तरह के पनिशमेंट पढ़ने थे? एमसीक्यू में बहुत बार पूछा गया हुआ है, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। चार, कितने तरह के पनिशमेंट थे ऋचा? जल्दी बताओ। 5 तरह के। ओके ओके, बिल्कुल। आईपीसी में 5 तरह के पनिशमेंट थे। तो चलिए हम पढ़ते हैं बीएनएस में पनिशमेंट में क्या चेंजेस लाए गए हैं। बीएनएस में सेक्शन 4 देखिए। सेक्शन 4, ये सेक्शन 53 था आईपीसी में। सेक्शन 53 था पनिशमेंट के बारे में। 53 ऑफ सेक्शन आईपीसी जो था वो पनिशमेंट के बारे में बता रहा था। उसी में दिया हुआ था कि 5 तरह के पनिशमेंट दिए गए हैं। लेकिन अब हम सेक्शन 4 देख रहे हैं बीएनएस का। सेक्शन 4 में ही पनिशमेंट के बारे में दी हुई है। तो आइए पढ़ते हैं कि द पनिशमेंट्स टू व्हिच द ऑफेंडर्स आर लायबल अंडर प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता। मतलब कि बीएनएस के अंडर में किस किस तरह के पनिशमेंट दिए जा सकते हैं, कौन कौन तरह के पनिशमेंट है जो कि बीएनएस में कोई कन्विक्शन हो बीएनएस के अंडर तो इम्पोज किए जा सकते हैं, वही बताया हुआ है। तो सबसे पहले है डेथ पेनाल्टी। ये पहले भी था, पहले से भी डेथ पेनाल्टी थी। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये भी पहले से था। इम्प्रिजनमेंट विच इज ऑफ टू डिस्क्रिप्शन। देखिए, रिग्रेस या सिंपल इम्प्रिजनमेंट ये भी पहले से था। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है या तो रिग्रेस या तो सिंपल। ओके, पार्सली रिग्रेस पार्सली सिंपल भी इम्पोज किए जाते हैं, वो भी मिलेगा आगे का सेक्शन। लेकिन 2 तरह के इम्प्रिजनमेंट दी जाती है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। या तो काम करवाया जाता है या नहीं करवाया जाता है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट में काम करना होता है। जो भी कन्विक्टेड पर्सन होते हैं, जेल इनमेट्स होते हैं, उनको बहुत सारा वर्क दिया जाता है जो करनी होती है, तो वो रिग्रेस होता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट में नहीं करना होता है। तो इम्प्रिजनमेंट ये दोनों मिलकर एक हुआ। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट अलग नहीं हुआ और सिंपल अलग नहीं हुआ, दोनों मिलकर के एक है इम्प्रिजनमेंट। ओके, तो 3 हो गया, डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एक इम्प्रिजनमेंट जो कि रिग्रेस या सिंपल दोनों हो सकती है। चौथी हो गई फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी।
प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाता है। कई ऑर्डर दिया जा सकता है कि इनके प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लिया जाए और उससे जो है पैसे जो है गवर्नमेंट रिकवर करती है या दूसरे पर्सन को जिसको भी नीड है उसका प्रोसीड्स यूज किया जाता है उस नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जा सकता है। फिर है फाइन इम्पोज करना बहुत कॉमन है। मोस्टली सारे पनिशमेंट जो है सारे तरह के जो ऑफेंसेस है उसमें फाइन भी एक ऑफेंस होता है और फाइन या एंड फाइन लिखा रहता है, यानी कि फाइन एज एन ऑप्शन भी है या कई सारे कंपल्सरी है। जैसा कि हमने रेप वगैरह में पढ़ा हुआ था कि मोस्टली सारे में फाइन देना ही कंपल्सरी भी है, फाइन देना भी कंपल्सरी है इम्प्रिजनमेंट के साथ। और लास्ट एक आया हुआ है कम्युनिटी सर्विस। ये बीएनएस में ऐड ऑन किया गया है पहली बार ऐड ऑन किया गया है कम्युनिटी सर्विस एज अ न्यू मोड ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, तो इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा चांसेस है कि पूछ लिए जाए, इसलिए आप लोग याद रखेंगे कि कम्युनिटी सर्विस क्या होता है। कम्युनिटी सर्विस सारिका, प्रीति, कौन बताएगा कम्युनिटी सर्विस? यशी अग्रवाल बताएंगे आप? कम्युनिटी सर्विस में क्या होता है पनिशमेंट, इस मोड में क्या इम्पोज किया जा सकता है, कैसे? सर कम्युनिटी सर्विस में मतलब सर जो छोटे मोटे मतलब क्राइम होते हैं उन्हें ये सजा दिया जाता है कि जैसे कि वृद्धा आश्रम या कुछ ऐसे मतलब वो लोग एक जाके। सेकेंड रिचा। अच्छा सारिका, यू आर नॉट क्लियरली ऑडिबल। आप लोग ये बताएं कि आई एम क्लियरली ऑडिबल और नॉट? सर वॉइस थोड़ा सा इधर ब्रेक आप हो लोग रही है। बताएं, वेबएक्स पे बताएं आप लोग, प्रीति, सुचेता, यशी आप लोग बताएं। ओके ओके ठीक है। तो सारिका आपकी आवाज आ नहीं रही है। सर थोड़ा नेटवर्क इशू है। ओके रिचा आप बताइए। सर कम्युनिटी सर्विस एक तरह से समाज सेवा है जो कि लेस सीवियर पनिशमेंट के तौर पे दिया जाएगा। किस तरह का समाज सेवा रिचा दिया जा सकता है इसमें, किस तरह की समाज सेवा? जैसे कि सर किसी को कैसे बोल सकते हैं, समाज सेवा जैसे साफ सफाई का काम हो गया। एक एग्जांपल, किसी को साफ सफाई के लिए दे दिया गया कि आप इस पब्लिक प्लेस पे कुछ सफाई करेंगे, आप जो है वॉलंटियर का काम करेंगे इस प्रोजेक्ट पे। गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है उसमें आप वॉलंटियर का काम करेंगे, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई प्रोजेक्ट है उसमें आप वॉलंटियर का काम करेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे उस पर, फ्री में करते हैं आपको। तो एक तरह का समाज सेवा है। हाँ, और साफ सफाई का काम बहुत यूजुअल हो गया इस तरह का। किसी भी नॉर्मल जो एक तरह का आप असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, इसका इसका क्या बेनिफिट होगा इस तरह के मोड ऑफ पनिशमेंट लाने का? देखिए पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट होती है उसमें एक थ्योरी होती है कौन सी, रिफॉर्मेटिव थ्योरी कहिए या रिहैबिलिटेटिव थ्योरी। रिहैबिलिटेटिव या रिफॉर्मेटिव मोड ऑफ पनिशमेंट एक होती है या थ्योरी ऑफ पनिशमेंट होती है। उसमें ये थ्योरी कहता है कि जो एक्यूज होते हैं, ऑफेंडर होते हैं, दे आर नॉट बियॉन्ड रिफॉर्मेशन, उनको भी हम सुधार सकते हैं। और वो जो है फिर से, भले ही उन्होंने ऑफेंस कमिट किया हुआ है बट फिर भी अगर प्रयास किया जाए तो उनको ऐसा बनाया जा सकता है कि वो सोसाइटी में अच्छे से रिहेबिलिटेट कर पाए और बाकी लोगों के साथ में अच्छे से जीवन बिता पाए और मतलब अच्छे बन करके फिर से ऑफेंस ना कर पाए। तो वो ये थ्योरी मानती है कि अगर एक प्रॉपर वे में ट्रीट किया जाए ऑफेंडर को तो उन्हें हम सुधार भी सकते हैं। तो इसी मोड के अंदर बहुत सारे चीज को इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। जेल में बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए जाते हैं जो कि फायदेमंद होता है कैदियों के लिए। उनको उनके फायदे के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। जो इनह्यूमन मोड ऑफ पनिशमेंट है उनको बंद किया जाता है, इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो होते हैं उनको बंद किया जाता है। कई सारे जजमेंट्स भी आप लोग जानते होंगे जिसमें, जैसे कि हैंडकफिंग भी जो है वो एक क्या है, एक्सेप्शन है, रूल नहीं है। ये कोई किसी को कोई केस पता है जिस केस में ये हेल्ड हुआ है कि हैंडकफिंग इज नॉट अ रूल, इट इज एन एक्सेप्शन? कुछ शंकर करके है केस का नाम। हाँ प्रीति, बिल्कुल। वो शंकर करके उनका नाम, उस केस का नाम है प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस है। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो उस केस में ये हेल्ड हुआ था। और भी बहुत सारे तरह के जो जेल इनमेट्स होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जजमेंट्स है। डीके बासु का केस कस्टोडियल डेथ को लेकर के, कस्टोडियल टॉर्चर को लेकर के आप सभी को पता है। अभी हम पढ़ेंगे सीआरपीसी तो उसमें अरेस्ट पढ़ना है,
उसमें बहुत सारे पढ़ना है कि अरेस्टी पर्सन के कौन कौन सा राइट्स होते हैं। तो अरेस्टेड पर्संस का या कन्विक्टेड पर्सन के बहुत सारे राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हैं और स्टैट्यूटरी राइट्स भी हैं, जो सीआरपीसी के अंडर भी दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के भी अंडर दिए गए हैं। तो ये सब डिटेल में हम लोग सीआरपीसी में पढ़ेंगे। तो ये जानिए कि ये उसी मोड में जो रिफॉर्मेटिव मोड है, रिहेबिलिटेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, वही बताता है कि ऐसे चीजों को इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए जो कि एक्यूज को सुधारने में मदद करे। और ये भी उसी फर्दरेंस में एक ये स्टेप है कम्युनिटी सर्विस लाना। इससे क्या होगा, आप लोग स्टिग्मा सुने होंगे नाम, स्टिग्मा। जब कोई पर्सन को जेल हो जाती है तो एक तरह का या कोई ऑफेंस किया है और उसको जेल में डाल दिया जाता है, तो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है उसके पर्सनालिटी के साथ। मतलब हमेशा वो रहेगा कि हाँ ये क्रिमिनल है, जेल से रह के आया हुआ है, और सोसाइटी जो होती है उसको एक उसी दृष्टि से देखती है और उसके साथ बहुत लोग उसी तरह से ट्रीट करेंगे। तो जेल जाने के बाद एक स्टिग्मा अटैच हो जाती है कि हाँ ये पर्सन जेल जाके आया हुआ है, ये कैदी रह चुका है, ये सब रहा हुआ है। तो रिहेबिलिटेशन में उससे थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो ये जो कम्युनिटी सर्विस है, इससे क्या हो गया कि ऑफेंडर ने ऑफेंड किया, उसको मैंने सजा भी दिया थोड़े बहुत, पिटी ऑफेंसेस के लिए है, पिटी ऑफेंसेस के लिए। तो उसमें है कि उस स्टिग्मा से भी बच गया, वो जेल नहीं जा पाया, स्टिग्मा से बच गया, और उसे हम सुधरने का एक मौका दे रहे हैं। दोबारा करेगा तब तो वो कम्युनिटी सर्विस नहीं दी जाएगी, जेल भेज दी जाएगी। तो इसीलिए इस तरह के मोड और इसको इंट्रोड्यूस करने का यही रीजन है कि एक्यूज के तरफ से, एक्यूज के लिए एक तरह से बेनिफिशियल स्टेप है उस क्राइम के लिए जो कि पहली बार किया गया है और जो कि बहुत हीनियस नहीं है। तो समझ में आया आप लोगों को कम्युनिटी सर्विस लाने का पर्पज क्या है, और कम्युनिटी सर्विस में होता क्या है कि आपको समाज सेवा के रूप में कोई काम दे दिया जाता है कि आपको इतने दिन के लिए, कोर्ट जितना दिन मन करे कि इतने दिन के लिए आपको करना है। इज इट ओके टू एवरीवन? कम्युनिटी सर्विस क्यों आया और क्या है? Yes, sir. आप लोग बेयर एक्ट में देखिए सेक्शन 5 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कम्यूट करने की बात हो रही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बस पूछ लिए जाते हैं, इसके कुछ वर्ड्स पे वही आप लोग बस अंडरलाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ही अंडरलाइन कर लेना है, बहुत बार पूछा गया है कौन कर सकता है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑप्शन में दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कुछ भी चार बना देगा, उसमें से एक रहेगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो हमें किस पे टिक मारनी है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पे। तो कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस कौन कर सकता है? तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकता है। विदाउट द कंसेंट, देखिए भी इंपॉर्टेंट है कि बिना कंसेंट के कर सकता है, ऑफेंडर का कंसेंट लेना जरूरत नहीं है। लिखा हुआ है विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट किया जा सकता है। लिखा हुआ है कम्यूट एनी पनिशमेंट, आप एनी को भी अंडरलाइन कर सकते हैं, इससे मतलब एनी, किसी भी तरह का पनिशमेंट। ये भी हो सकता है किस पनिशमेंट को कम्यूट कर सकता है, तो एनी है, कोई भी punishment under संहिता to any of the punishment in accordance with section 474 of the भारतीय नागरिक। अब किसको क्या में करेगा उसके लिए सीआरपीसी पढ़ना है 474 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें आप लोग बस अंडरलाइन कर लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, और एनी को भी कर सकते हैं। विदाउट कंसेंट भी याद ही रखेंगे कि बिना कंसेंट का भी, लेकिन क्वेश्चंस मोस्टली पूछे गए हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में ही, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट कर सकती है। ओके, तो ये सेक्शन 5 भी हो गया। चलिए सेक्शन 6 देखते हैं हम। फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, फ्रैक्शंस देख रहे हैं आप लोग, कृति, कल्पना, ऋचा, कौशिकी, बेयर एक्ट आप लोग ने खोला हुआ है कि नहीं? ओके ओके ठीक है। फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट का फ्रैक्शन निकालना है, जो टर्म है उसका फ्रैक्शन निकालना है। तो उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि इन कैलकुलेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years unless otherwise provided। देखिए दिया हुआ है कि अगर लाइफ इंप्रिजनमेंट का फ्रैक्शन निकालना है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट को क्या मान के निकाला जाएगा? फ्रैक्शन 20 साल मान के निकाला जाएगा। ये भी पूछी गई है आपको, 20 इयर्स को अंडरलाइन रखना है और याद रखना है 20 इयर्स। ये प्रीलिम्स में पूछे गए ये सब, कितने साल मानना है लाइफ इंप्रिजनमेंट को? 20 इयर्स मानना है फ्रैक्शन निकालने के लिए। यानी कि अगर कहा जाए 1/4 क्या हुआ लाइफ इंप्रिजनमेंट का? 1/4 क्या हुआ रिचा? 1/4 ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट 5 years सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे कि 10 साल का आधा 5 साल हुआ। जब नंबर्स दिया हुआ है उसका फ्रैक्शन निकालना तो आसान है क्योंकि हमारे पास नंबर है, लेकिन लाइफ इंप्रिजनमेंट का क्या माना गया उसका ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट इज इक्वल टू 20 इयर्स। किसी को उम्र कैद की सजा हुई इसका मतलब 20 साल ही जेल में रहेगा, ये नहीं मान लेना है। ये बहुत लोग मान के चलते हैं, बहुत लोग
ये समझते हैं कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब 20 साल का ही सजा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस सेक्शन में बस यही बोला हुआ है कि फ्रैक्शन निकालने की बात आएगी, फ्रैक्शन, तब लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 साल कंसीडर करेंगे, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, मतलब कि जब तक कि एक्सप्रेसली कुछ दूसरा प्रोवाइड नहीं किया गया है, ठीक है, जब तक कि कुछ दूसरा एक्सप्रेसली ना प्रोवाइड किया गया हो। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट मींस पूरा लाइफ ही होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लैरिफाई कर दिया हुआ है। लेकिन ये फ्रैक्शन निकालने की बात हो रही है, जैसे मैंने पूछा 1/4 ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट 5 साल हो गया, वो हाफ ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट 10 साल हो गया, क्योंकि फ्रैक्शन निकालने की बात आ रही है। चलिए 6 हो गया सेक्शन, अब आते हैं सेक्शन 7 पे। सेक्शन 6 भी हो गया, सेक्शन 7 पे आते हैं। सेंटेंस में भी ये जो 6 मैंने बताया उसका, उसमें सेक्शन 57 था, फ्रैक्शन निकालने वाला सेक्शन 57 था आईपीसी में, आईपीसी में सेक्शन 57 था। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 7 पे। ये सेक्शन 60 था, आईपीसी का सेक्शन 60। लिखा हुआ है सेंटेंस में भी इन सर्टेन केसेस ऑफ इम्प्रिजनमेंट होली और पार्शली रिग्रेस और सिंपल। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि सेंटेंस आप क्या दे सकते हैं, रिग्रेस दे सकते हैं, सिंपल दे सकते हैं, या पार्शली भी दे सकते हैं, पार्शली रिग्रेस पार्शली सिंपल। अगर हमारे पास पावर है, एक जज के पास पावर है कि इस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट हुआ है तो आप रिग्रेस दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा रिग्रेस दिए। तो आप हो सकता है कि 10 साल का सजा दे रहे हैं तो 5 साल रिग्रेस दिए, 5 साल सिंपल दिए। ओके, रिग्रेस तभी दिया जा सकता है जब स्टैट्यूट में लिखा गया हो कि हाँ रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी इंपोज किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिंपल का दिया हुआ है आप रिग्रेस दे दे, लेकिन रिग्रेस का दिया हुआ है कि आप रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट भी इंपोज कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं, तो पार्शियली भी किया जा सकता है। अगर रिग्रेस देने की पावर है तो हो सकता है 10 साल में से 5 साल दिया जाए रिग्रेस और 5 साल दे दिया जाए सिंपल। यही बोल रहा है कि आप पार्शियली दोनों दे सकते हैं। ओके, बात समझ में आ रही ना सबको? ऐसा सुचेता? ओके ओके, पूरा का पूरा रिग्रेस पार्शियल सिंपल दे सकते हैं, बांट सकते हैं, 7 साल रिग्रेस 3 साल सिंपल, 8 साल रिग्रेस 2 साल सिंपल, 2 साल रिग्रेस 8 साल सिंपल, कुछ भी दे सकते हैं। ओके, जज के ऊपर है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको रिग्रेस देने का तो राइट होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि सिंपल देने का राइट था, आप पार्शियली रिग्रेस भी दे रहे हैं, वो नहीं हो सकता है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 8 पे आते हैं। सेक्शन 7 भी हो गया, सेक्शन 8 अमाउंट ऑफ फाइन, लायबिलिटी इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 8 जो है सेक्शन 63 था आईपीसी का, सेक्शन 63 ऑफ आईपीसी था। ये बोल रहा है कि कितना फाइन लगेगा। ये बहुत बार पूछा गया, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कितना फाइन लग सकता है। ऑप्शन दे देगा, इतना हजार, इतना हजार दे देगा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। तो जो इसमें लिखा हुआ है वही लिखना है, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। तो देखिए अमाउंट ऑफ फाइन कितना हो सकता है। liability in default of payment of fine. देखिए कह रहा है कि where no sum is expressed to which a fine may extend, the amount of fine to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive. अगर लिखा हुआ है किसी ऑफेंस के लिए कि 10,000 दे सकते हैं फाइन, 20,000 दे सकते हैं, तब तो उतना दिया जा सकता है। लेकिन लिखा नहीं हुआ है, अगर पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए मेंशन्ड नहीं है कि कितना फाइन इंपोज करना है, जैसे कि मर्डर के लिए, रेप के लिए सब लिखा थोड़ी हुआ है कितना फाइन दे सकते हैं, तो कितना भी फाइन दिया इंपोज किया जा सकता है, बट शैल नॉट बी एक्सेसिव। लेकिन इतना ज्यादा नहीं रख देना आपको। कंडीशंस, फैक्ट्स, सर्कमस्टेंसेस, एक्यूज का जो बैकग्राउंड है, उसका जो इकोनॉमिक स्टेटस है, थोड़ा वो सब देखते हुए आपको फाइन इंपोज करना है। ये एक्सेसिव नहीं होनी जाना चाहिए। कोई गरीब आदमी के पास कुछ पैसे नहीं है, उसने चोरी कर लिया हुआ है और मान लीजिए 50,000 चोरी कर लिया आपने, उस पे 1 करोड़ का फाइन इंपोज कर दिया, ये हाईली अनरीजनेबल हो गया, बढ़ ही नहीं पाएगा वो। तो शैल नॉट बी एक्सेसिव, वो एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। और एक्सेसिव क्या है क्या नहीं है वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, ऊपर वाली कोर्ट जब चैलेंज किए जाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं कितना फाइन, तो आपको याद रखना है, अंडरलाइन कर लीजिए, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव, अनलिमिटेड बट नॉट एक्सेसिव। कितना भी हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। ओके, बहुत बार पूछे गए हुए हैं इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं याद करना है आपको। चलिए इसका सबसेक्शन 2 देखा जाए। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2, इन एवरी केस of an offense punishable with imprisonment as well as fine, in which the offender is sentenced to a fine whether with or without imprisonment. फिर कह रहा है कि punishable with imprisonment or fine or with fine only, in which the offender is sentenced to fine. कितना, उसमें कितना हो सकता है फाइन? It shall be competent to the court which sentences
such offender to direct by the sentence that in default of payment of the fine, the offender shall suffer imprisonment for a certain term, in which the imprisonment shall be in excess of any other imprisonment to which he may have been sentenced or to which he may be liable under a commutation of sentence. चलिए बताइए रीचा, कितना इम्पोज हो सकता है? ये सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है? सर ये ऐसा कह रहा है कि अगर कोई ऐसा पनिशमेंट है जिसमें इम्प्रिजनमेंट या फाइन है और ऑफेंडर को फाइन इम्पोज हुआ है विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, या कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें इम्प्रिजनमेंट फाइन या ओनली फाइन इम्पोज हुआ है, तो ये कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि इम्प्रिजनमेंट देगी, और जो फाइन इम्पोज हुआ है और वो पे करने में अनेबल है तो उसके बदले में इम्प्रिजनमेंट दे सकती है, और एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट अगर दिया गया है उसके साथ साथ फाइन के बदले जो इम्प्रिजनमेंट दिया गया वो एडिशन में जाएगा। बहुत बढ़िया रीचा, देखिए यही सबसे मेन बात है, इन एडिशन में चला जाएगा। हो सकता है एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट दिया गया हो 3 साल का और फाइन ना देने के लिए भी इम्प्रिजनमेंट लगा दिया गया आप पे, तो वो एडिशन में जाएगा, एडिशन में चला जाएगा। मतलब 3 साल, अगर एक्चुअल इम्प्रिजनमेंट 3 साल दे दिया गया 3 साल के लिए, और फाइन इम्पोज ना करने के लिए अगर आपको 2 महीना और इम्प्रिजनमेंट डाल दिया गया या 4 महीना का और इम्प्रिजनमेंट डाल दिया गया, तो 3 साल प्लस 4 महीना आपको जेल में रहना होगा। 3 साल प्लस 4 महीना। ओके, पहले से जो इम्प्रिजनमेंट इम्पोज हुआ है उसके एडिशन में आपको वो इम्प्रिजनमेंट भी सर्व करना होगा जो आप पे एडिशनली इम्पोज हुआ है फाइन ना देने के लिए। ओके, तो इन एडिशन को आप अंडरलाइन कर लेंगे। इन एक्सेस लिखा हुआ है, इन एक्सेस ऑफ एनी अदर इम्प्रिजनमेंट, इन एक्सेस को आप अंडरलाइन कर लेंगे, यानी कि उसके एक्सेस में वो भी आपको सर्व करना होगा। ओके, इसमें सब सेक्शन 3 भी है, उसमें लिमिट बताई गई है कितना हो सकता है। द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल नॉट एक्सीड 1/4। इसको आप अंडरलाइन कर ले, शैल नॉट एक्सीड 1/4 of the term of the imprisonment which is the maximum fixed for the offense। देखिए मैक्सिमम जो टर्म इंपोज किए जा सकते हैं, कोई ऑफेंस है जिसके लिए मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? 10 साल हो सकती है, 10 साल। तो फाइन, इसी ऑफेंस में आपको फाइन भी इंपोज किया गया था। फाइन ना देने के लिए कितना आप पे इम्प्रिजनमेंट लगाया जा सकता है? देखिए ये रूल्स यही कह रहे हैं कि आप पे फाइन जो दिए जाते हैं, फाइन ना देंगे तो आप पे कितना इम्प्रिजनमेंट लगेगा फाइन ना देने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो है फाइन देने से मना करते नहीं दे रहा है तो आप पे एडिशनली इम्प्रिजनमेंट इंपोज कर दिया जाएगा फाइन के बदले में। उसी पे लिमिट लगाने की बात की गई है। 1/4 10 का क्या हो गया? 2.5 साल, 2.5 इयर्स, यानी 2 साल 6 महीना। तो 10 साल का अगर सजा है, 10 साल का सजा है, मैक्सिमम सजा है किसी ऑफेंस के लिए, तो उस ऑफेंस में फाइन ना देने के लिए जो सजा इंपोज होगी, जो इम्प्रिजनमेंट इंपोज होगी फाइन ना देने के बदले में, वो मैक्सिमम 2.5 साल हो सकता है। मैक्सिमम यानी 2.5 साल से कम कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 6 महीना, 1 ही साल, 1.5 साल, 2 ही साल दी जाए प्रोपोर्शन में, लेकिन 1/4 होगा टू द मैक्सिमम। ओके, तो अगर 20 साल है, 20 साल तो 1/4 क्या हो गया? 5 साल। फाइन ना देने के लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है। ये बात समझ में आ रही है? 1/4 ऑफ द मैक्सिमम टर्म व्हिच कैन बी इम्पोज्ड फॉर दैट ऑफेंस। उस ऑफेंस में कन्विक्शन के लिए जितनी मैक्सिमम सजा इम्पोज हो सकती है उसके 1/4 से कम ही फाइन आप लगा सकते हैं, 1/4 से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। ओके, सारिका, यसी, सुचेता, प्रीति, ये सब प्रीलिम्स के ही क्वेश्चंस है, सब मेंस में कोई रेलेवेंस नहीं है सबका। प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे तो आपको बस इतने ही, यही पूछे जाते हैं। कितना? तो 1/4, आपको 1/4 याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये हो गया इफ द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज फाइन। जाहिर सी बात है वैसा ऑफेंस की बात कर रहा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों है, क्योंकि इम्प्रिजनमेंट रहेगी तभी तो इम्प्रिजनमेंट का 1/4 निकाला जा रहा है मैक्सिमम। चलिए सबसेक्शन 4 देखते हैं। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, default of payment of a fine or in default of community service may be of any description to which the offender might have been sentenced for the offense। बस आपको any description को अंडरलाइन कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। any description का हो सकता है जिसके लिए सजा हो सकती थी, जिसके लिए ऑफेंस में सजा हो सकती थी, उसमें से कोई भी डिस्क्रिप्शन का आप यहाँ भी इंपोज कर सकते हैं पेमेंट ना करने के लिए, यानी रिग्रेस सिंपल कुछ भी हो सकती है। तो एनी डिस्क्रिप्शन को बस आप अंडरलाइन कर लीजिए।
चलिए सबसेक्शन 5 देखते हैं। सबसेक्शन 5 इंपॉर्टेंट है। इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद फाइन और कम्युनिटी सर्विस। देखिए ऑफेंस जो है वो किस चीज के लिए पनिशेबल है? फाइन के लिए और कम्युनिटी सर्विस के लिए। द इम्प्रिजनमेंट विद द कोर्ट इम्पोजेस इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल बी सिंपल। देखिए अगर ऑफेंस जो है बस फाइन से या कम्युनिटी सर्विस से पनिशेबल है तो जो अब डिफॉल्ट में सजा होगी वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट की होगी। सिंपल इम्प्रिजनमेंट, रिग्रेस नहीं हो सकती है, बस सिंपल हो सकती है, क्योंकि ऐसा ऑफेंस है जिसमें बस फाइन ही लगना है और वो ना देने के लिए आपको इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है, तो जाहिर सी बात है रिग्रेस देना बहुत ज्यादा हो गया, तो सिंपल देने की बात की गई है। एंड द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन और इन डिफॉल्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस शैल नॉट एक्सीड। और टर्म क्या नहीं एक्सीड करेगा? एंड द टर्म शैल नॉट एक्सीड दिया हुआ है नीचे, कितना से एक्सीड नहीं करेगा टर्म, मैक्सिमम कितना होगा। देखिए सबसेक्शन 3 और 5 था। 3 में हमने पढ़ा वो भी लिमिट की बात कर रहा था, लेकिन ऐसे ऑफेंस पे जिसका सजा में इम्प्रिजनमेंट भी है। सबसेक्शन 3 में भी लिमिट की बात की गई थी जिसमें हमने 1/4 पढ़ा था, 1/4, लेकिन वो किस तरह का ऑफेंस की बात कर रहा था? वो उस तरह की ऑफेंस की बात कर रहा था जिसके सजा में इम्प्रिजनमेंट भी है। 10 साल का सजा हो सकता है, मैक्सिमम 20 साल का हो सकता है, वो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया। लेकिन अब उस ऑफेंस की बात हो रही है जिसके सजा में आपको फाइन देना है या कम्युनिटी सर्विस है, इसलिए इसमें अलग से लिमिटेशन की बात की गई है। तो इसमें क्या लिमिटेशन है? शैल नॉट एक्सीड 2 months when the amount of the fine does not exceed 500,000 रुपी। ये आपको रट लेना है सब कि अगर 5,000 तक का फाइन है तो 2 महीने से ज्यादा का आपको सजा नहीं होगी। 5,000 तक के फाइन के लिए 2 महीना तक की सजा हो सकती है। 4 months when the amount of fine does not exceed 10,000। 10,000 से कम है, 5,000 से ज्यादा और 10,000 से कम रहेगी तो 4 महीने, या इन एनी अदर केस 1 year। 1 year से एक्सीड नहीं कर सकती, 1 साल से ज्यादा तो लग ही नहीं सकता इम्प्रिजनमेंट। यानी कि इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसका जो कन्विक्शन के बाद सेंटेंस है वो बस फाइन है या कम्युनिटी सर्विस है, उस केस में वो फाइन ना देने के लिए कभी भी 1 साल से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि इन एनी अदर केस वो 1 साल मैक्सिमम हो सकता है। और अगर 10,000 से कम तक का वो अमाउंट है, फाइन है, तो आपको कितना, 4 महीने, और 5,000 है तो 2 महीने तक की सजा। तो आप 2 महीने, 4 महीने और 1 साल को अंडरलाइन कर लीजिए, और उधर 5,000, 10,000 और एनी अदर केस को अंडरलाइन कर लीजिए, और ये रट लीजिएगा प्रीलिम्स के लिए। 6 दिया हुआ है, सबसेक्शन 6 टर्मिनेशन की बात की गई है। टर्मिनेशन की कह रहा है कि द इम्प्रिजनमेंट व्हिच इज इम्पोज्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेनेवर दैट फाइन इज आइदर पेड और लेविड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ। देखिए अगर फाइन जो है वो पेड हो गया या प्रोसेस ऑफ लॉ से लेवी कर लिया गया तो सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। अब उस सेंटेंस आगे का नहीं काटना होगा। मान लीजिए कि कोई किसी को 10,000, किसी को 9,000 फाइन देने थे, 9,000 फाइन नहीं दिया तो 3 महीने की सजा हो गई है, 3 महीने की जेल हो गई। 9,000 फाइन ना देने के लिए 3 महीना की सजा हो गई है। अब 9,000 फाइन उससे वसूल लिया गया तो 3 महीने में से अगर 1 महीना भी काट लिया तो बाकी समय वो निकल जाएगा, यानी कि 3 महीने की सजा को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जैसे ही फाइन वसूल लिया गया या फाइन वो पे कर दिया, उसी समय उसका इम्प्रिजनमेंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये नहीं कि जेल में रहेगा। अब देखिए क्लॉज बी में दिया हुआ है, सबसेक्शन 6 का क्लॉज बी, इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट फिक्स्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, मतलब एक्सपायर होने के पहले सच ए प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड और लेविड दैट द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट सफर्ड इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इज नॉट लेस देन proportional to the part of the file still unpaid, the imprisonment shall terminate। देखिए ये भी इसके लिए इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रोपोर्शन में अगर पे हो जाए, देखिए ए है और उसको 1,000 का फाइन इम्पोज हुआ है, 1,000 का फाइन इम्पोज हुआ है एंड टू 4 months इम्प्रिजनमेंट, 4 मंथ का इम्प्रिजनमेंट इम्पोज हुआ है, 4 मंथ का। फिर कह रहा है हियर इफ 750 रुपीज, 1,000 में से 750 रुपीज क्या कर लिया गया, रिकवर कर लिया गया। 1,000 का फाइन था, उसमें से 750 रिकवर कर लिया गया है बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month के पहले, 1 month के पहले। वन मंथ के पहले 750 रुपया, 1,000 का फाइन था 4 महीने की सजा के लिए, और 750 रुपए 1 महीने के पहले ही रिकवर कर लिया गया है। फिर कह रहा है A will be discharged as soon as the first month has expired।
पहले मंथ जैसे ही एक्सपायर होगा उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पहले मंथ जैसे ही एक्सपायर होगा उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, एक सेकेंड, देखिए 1000 का फाइन था 4 महीने की सजा के लिए, और उसमें से 750 आपको ऑलरेडी रिकवर कर लिया गया। 750 मतलब 1/3 तो आपका फाइन रिकवर ही कर लिया गया है। तो भले ही आपने 1 महीने का सजा काट दिया गया, 4 महीने को 4 पार्ट में बांटा जाए तो 1111 हो गया, यानी कि इसमें से 1 पार्ट जो है वो ऑलरेडी काट लिया है जेल में, 1 मंथ काट लिया जेल में, और 3 पार्ट जो है वो पे कर दिया, रिकवर कर दिया गया। तो अब उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ना, कि ऑल, क्योंकि वो प्रोपोर्शन देखे तो सब कुछ रिकवर कर लिया गया। 4 महीने में से 1 महीना वो जेल में रह चुका है, और 3 महीने के बराबर तो उससे पेमेंट ले लिया गया है। 1000 में से 750 रिकवर हो गया। तो अब उसको जेल में रखने का कोई पर्पज नहीं है। फाइन के ना देने के लिए भी जो इम्प्रिजमेंट था अब वो रिवोक हो गया, अब उसके इम्प्रिजमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। क्योंकि प्रोपोर्शन देखे तो उसका सारा फाइन जो है, फाइन के बदले में जो सजा था वो ऑलमोस्ट काट लिया था 1 महीना, और बाकी उसे रिकवर कर लिया गया, इसलिए उसको निकाल दिया जाएगा। तो यही बोल रहा है। अब पढ़िए सेक्शंस, लिखा हुआ है कि इफ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, अभी एक्सपायर पूरा नहीं हुआ है, 4 महीना जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ है। 4 महीना से 1 ही महीना मान लीजिए एक्सपायर हुआ है, जैसा कि इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। ये एक्सपायर होने से पहले ही सच ए प्रोपोर्शन ऑफ द फाइन बी पेड, उस प्रोपोर्शन ऑफ फाइन को पे कर दिया जाता है। 1000 में से 750 पे कर दिया गया था, मतलब 1000 में से 750, 3/4 पे कर दिया गया था, 3/4 पे कर दिया गया था। Such a proportion of the fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of payment is not less than the proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate. अब ये रिकवर करने के बाद में अब जो उसके पास बचा हुआ टर्म इम्प्रिजमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। आपसे जो फाइन आप में बचा हुआ है वो जो है उसी प्रोपोर्शन में है। देन आपका जो इम्प्रिजमेंट जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आपको जेल में नहीं रखा जाएगा, क्योंकि आपके पास जो फाइन बचा हुआ है वो जो है जितना फाइन बचा हुआ है 750 रिकवर करने के बाद 250 फाइन अभी भी बचा हुआ है, 250 फाइन अभी बचा हुआ है, लेकिन आपने ऑलमोस्ट 1 मंथ जेल में और बिता चुका है, इसीलिए 3 मंथ के बराबर आपने पेमेंट कर दिया, इसलिए आपको क्या कर दिया जाएगा, जेल से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। एक तरह से ये प्रोविजन जो है बनाया गया हुआ है कि प्रोपोर्शनल पेमेंट करने के बाद जो है वो आपको रिलीज कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सेक्शन पे आते हैं। ऋचा, कौशिकी, आवाज आ रही है? सारिका, यसी? यस सर। ओके ओके, चलिए सेक्शन Yes, sir. 8, सेक्शन 8 हो गया। सेक्शन 9 पे आते हैं हम लोग। सेक्शन 9, इसका सब सेक्शन 7 भी है, वो भी देख लिया जाए। सब सेक्शन 7 लिखा हुआ है, द फाइन और एनी पार्ट देयर ऑफ विच रिमेन्स अनपेड मे बी लेविड एट एनी टाइम विद इन 6 years। 6 साल, ये भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, बस 6 ईयर को आप लोग अंडरलाइन रखें कि 6 साल के अंदर लेवी किया जा सकता है। कितने साल के अंदर? 6 साल के अंदर। 6 years को अंडरलाइन रखिए। करेक्ट, फाइन या कोई पार्ट अनपेड रहा है उसको लेवी किया जा सकता है 6 साल के अंदर, सेंटेंस पास होने के 6 साल के अंदर। एंड इफ अंडर द सेंटेंस द ऑफेंडर बी लायबल टू इम्प्रिजमेंट फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 6 years, अगर 6 साल से ज्यादा पीरियड के लिए उसका इम्प्रिजमेंट है तो देन एट द एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, तब उसका एक्सपायर होने के जो इम्प्रिजमेंट जो है उसके एक्सपायर होने के पहले कभी भी, लिखा हुआ है एट एनी टाइम प्रीवियस टू द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड, वो एक्सपायर होने के पहले कभी भी रिकवर किया जा सकता है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात लिखो ये, एंड द डेथ ऑफ द ऑफेंडर डज नॉट डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी एनी प्रॉपर्टी, अगर जो ऑफेंडर का डेथ हो जाए तो उससे उसका प्रॉपर्टी पे लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं हो जाता है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि जो डेथ होती है उससे प्रॉपर्टी का लायबिलिटी से डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है। अगर ऑफेंडर मर गया तो क्या उसका प्रॉपर्टी जो है वो उस पे भी सारी लायबिलिटीज उसको डिस्चार्ज हो जाएगी? नहीं होगी। अगर ऑफेंडर का प्रॉपर्टी अंडर लायबिलिटी था तो वो स्टिल रहेगी लायबिलिटी, उसको स्टिल फॉरफिट किया जा सकता है, उससे स्टिल रिकवर किया जा सकता है फाइन वगैरह सब। ठीक है,
तो लाइबिलिटी से प्रॉपर्टी इसलिए नहीं डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि ऑफेंडर का डेथ हो गया। ये बात क्लियर कर रही है कि डेथ ऑफ द ऑफेंडर जो है वो प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी को लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होने देगी। ये बात भी प्रीलिम्स के लिए आप लोग याद रखें, ठीक है। चाहे इसको जिस तरह से भी पूछे कि डेथ से डिस्चार्ज होगी कि नहीं प्रॉपर्टी, तो नहीं होगी। ओके, चलिए इसमें इतनी ही बात थी 6 इयर्स और डेथ वाली पॉइंट। 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, 6 इयर्स और डेथ वाली पॉइंट। चलिए सेक्शन 9 देखते हैं हम लोग। सेक्शन 9 लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड ऑफ सेवरल ऑफेंस। ये सेक्शन 71 एक तरह का था आईपीसी में, सेक्शन 71 इसमें था। चलिए इसको पढ़ते हैं सेक्शन 9 को। इसमें किस तरह के लिमिट की बात की गई है। इसका सब सेक्शन 1 कह रहा है कि वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स। देखिए कोई चीज ऑफेंस जो है वो कुछ पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। मान लीजिए ये जो है ऑफेंस है लेकिन कई सारे पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। ऑफेंस तो है लेकिन इट हैज बीन मेड अप ऑफ सेवरल पार्ट्स, और वो अपने आप में भी एक ऑफेंस है। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इटसेल्फ एन ऑफेंस। बोल रहा है ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो खुद में ऑफेंस है, ये खुद में ऑफेंस है, ये खुद में ऑफेंस है। ये जो एक्ट था, ये जो ऑफेंस था, वो इन छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हुआ है, और ये छोटे छोटे पार्ट खुद में भी एक ऑफेंस है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है कि द ऑफेंडर शैल नॉट बी पनिश्ड विद द पनिशमेंट of more than one of such his offenses unless it is so expressly provided। तो बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि अब ये सब के लिए उसको पनिश किया जाएगा, इन सब के लिए उसको पनिश, unless expressly provided। जब तक एक्सप्रेसली प्रोवाइड ना किया गया हो तो जरूरी नहीं है कि छोटे छोटे पार्ट्स के लिए पनिश किया जाएगा। मान लीजिए किसी को आपने 10 बार मारा मुक्का, 10 बार हॉट कॉज किया तो मिलकर ग्रीवियस हॉट कॉज हो गया। 10 बार हॉट कॉज किया गया तो कंबाइंडली कहा जाए तो ग्रीवियस हॉट। 10 मुक्का मारा क्या तो फाइनली क्या हो गया, फेस डिसफिगर हो गया, फेस डिसफिगर हो गया। अब डिसफिगर हो गया तो ग्रीवियस हर्ट बन गया, तो क्या उसको ग्रीवियस हर्ट के लिए सजा होगी, और वो 10 बार जो हॉट कॉज किया उसके लिए भी सजा होगी क्या। तो ये जो ग्रीवियस हॉट कॉज हुआ है, ये बड़ा वाला क्या हुआ है, ग्रीवियस हॉट कॉज हुआ है, और ये छोटे छोटे हॉट कॉज हुआ है हॉट। तो ये 8 बार जो हॉट कॉज हो रहा है इसके लिए सजा नहीं ना होगी, ये बस ग्रीवियस हॉट के लिए सजा होगी, डायरेक्ट ग्रीवियस हॉट के लिए। ये छोटे छोटे ऑफेंसेस जिससे मिलकर जो ग्रीवियस हॉट बना है उसके लिए अलग अलग सजा नहीं होगी। यही क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, समझ में आ रही वाली बात आपको। कई बार जो ऑफेंस होता है कुछ छोटे छोटे ऑफेंस से मिलकर के बनता है, तो उन छोटे छोटे ऑफेंस के लिए सजा नहीं होगी जब तक कि कोई चीज एक्सप्रेसली ना प्रोवाइड किया गया होगा, उन चीजों के लिए सजा नहीं होगी। वो जो मेन ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रहा है उसके लिए सजा होगी। ओके, यस सी, यस सर। ओके। इसका इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। इलस्ट्रेशन देखिए, ए नंबर इलस्ट्रेशन जो है वो है इस पे, ए गिव्स जेड 50 स्टॉक्स विथ अ स्टिक। ये जो है जेड को क्या देता है, 50 बार स्टिक से मारता है। हियर ए मे हैव बीन कमिटेड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कजिंग हर्ट टू जेड बाय द होल बीटिंग एंड also by each of the blows which make up the whole beating. If we are liable to punishment for each blow, he might be imprisonment for 50 years, one for each blow, but he is only liable to one punishment for the whole beating। वही बातें बोल रहा है कि कई बार मारा स्टिक से, हो सकता है सबको अलग अलग सजा दिया जाए तो 50 साल का सजा हो जाए उसको, सबको अलग अलग सब हर बार मारने के लिए सजा दिया जाए तो टोटल मिलाकर 50 साल का सजा हो जाए। तो ऐसा नहीं दिया जाएगा। एक बार सब मिलके जो हॉट कॉज हो रहा है, जिस लेवल ऑफ हॉट कॉज हो रहा है, जो ऑफेंस फाइनली कंस्टिट्यूट हो रहा है पूरे पिटने के बाद, ओके, उसके लिए सजा होगी। ना कि वो हर इंडिविजुअल बार पिट रहा है, हर बार जो स्टिक मार रहा है, हर बार जो मुक्का मार रहा है, उसके लिए अलग अलग सजा नहीं होगी। सब मिला दिया जाए तो जो लेवल ऑफ हॉट कॉज हो रहा है, चाहे वो ग्रीवियस हॉट है या हॉट है, उसके लिए सजा होगी। ओके, ये क्लैरिफाई कर रहा है। चलिए इसमें एक बी इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, वो भी पढ़ लिया जाए। बी इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है कि बट इफ while A is beating Z, Y interferes and A intentionally strikes Y. Here, as the blow given to Y is no part of the act whereby A voluntarily causes hurt to Z, A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y। चलिए मान लीजिए कि उसी इलस्ट्रेशन को फर्दरेंस में बताया हुआ है कि मैंने जो बताया था पहला इलस्ट्रेशन कि किसी को स्ट्राइक कर रहा है, वो 50 बार मारा तो हर एक्ट के लिए अलग अलग सजा नहीं होगी। तो मान लीजिए उसको मार रहा है,
बट उसी बीच में कोई और पर्सन आ जा रहा है, उसको भी मार दे रहा है, एक स्टिक मार दे रहा है, तो उसके लिए अलग से सजा हो सकती है, वो इसमें कवर नहीं होगी, क्योंकि आपने एक दूसरे पर्सन को मारा, अलग ऑफेंस कंस्टिट्यूट कर दिया। आपको इसको पीटने के लिए भी सजा होगी और उसको जो आपने एक बार मारा उसके लिए भी सजा हो सकती है, वो इसमें कवर नहीं हो जाएगा। हाँ, पहले पर्सन को जो आप मार रहे हैं, जितना मारा आपने कलेक्टिवली उसको उतना सजा होगी, जो अदर पर्सन को आपने जितना भी कम मारा, एक बार हर्ट किया, पहले पर्सन को आपने हर्ट करके ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, दूसरे को बस हर्ट कॉज किया, तो आपको एक ग्रीवियस हर्ट के लिए भी सजा होगी, एक हर्ट के लिए भी सजा होगी। लेकिन जो पहला इलस्ट्रेशन था, उसमें आपने पहले पर्सन को हर्ट कई बार कॉज करके फाइनली ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया, तो आपको बस ग्रीवियस हर्ट के लिए सजा होगी, ये नहीं कि इंडिविजुअली सारे हर्ट के लिए सजा होगी। ये वाली बात समझ में आ रही है? यस अग्रवाल, ये जो इलस्ट्रेशन ए और बी दिया हुआ है, यस्ती, सारिका, ऋचा, प्रीति, कौशिकी, बताइए इलस्ट्रेशन बी जो है वो कैसा अलग है इलस्ट्रेशन ए से? इलस्ट्रेशन बी जो है वो ए से कैसा अलग है? कौशिकी, आप बताइए कौशिकी। यस सर। हाँ, इलस्ट्रेशन बी ए से कैसे अलग है? मैंने थोड़ा ध्यान नहीं। अच्छा, कृति मिश्रा, आप बताइए कृति मिश्रा। कृति मिश्रा, क्या बात है? ऋचा, आप ही बता दीजिए। सर पहला जो इलस्ट्रेशन है वो ये बता रहा है कि बहुत सारे ऑफेंसिव मिलके अगर एक ऑफेंस बन रहा है, तो अलग सारे ऑफेंसिव छोटे छोटे ऑफेंसेस के लिए नहीं देकर एक पूरे होल ऑफेंस के लिए पनिशमेंट दिया हुआ है। और दूसरे में जब बहुत सारे हो रहे हैं किसी एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, बट अगर कंबाइनली देखा जा रहा है तो वो डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट हुए हैं, तो उनके लिए डिफरेंट पनिशमेंट होगी। अच्छा, तो इलस्ट्रेशन भी बता दीजिए, इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है? कौन सा सर? बी? हाँ, बी 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 ये कह रहा है कि ए जो है वो जेड को बीट कर रहा है, उस टाइम पे वाई बीच में आता है और वाई को अलग से वो हिट करता है। तो ए को जब वो बीट कर जेड को जो बीट कर रहा होता है उसके लिए वो एक अलग ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है, और वाई को ब्लो करता है वो एक अलग ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट करता है। बहुत बढ़िया, वो बहुत डिफरेंट ट्रीट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड में चार्ज नहीं आवाज है ना। बहुत बढ़िया ऋचा, आपने एकदम सही बताया। कौशिकी आपने सुना, और प्रीति मिश्रा, दोनों में यही डिफरेंस है
कि दूसरा वाला में जो है वो एक अलग ऑफेंस इसलिए उसको कंस्टिट्यूट कर लिया जा रहा है और उसके लिए भी सजा हो रही है, क्योंकि वहां पे क्या दिया हुआ है, दूसरा में किया हुआ है कि आप पहले पर्सन को तो चाहे जितना बार फाइनली जो कंस्टिट्यूट कर रहा है आपने उसके लिए सजा होगी, लेकिन बीच में आपने किसी और पर्सन को भी अटैक कर दिया तो उस पे उसको जो आपने हर्ट कॉज किया उसके लिए अलग वीडियो नहीं दिख रहा। पहले और हाँ सुचेता, वीडियो नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है सुचेता? कुछ नहीं सर। ऑडिबल विजिबल है क्लियरली? यसी अग्रवाल आप बता दीजिए। बहुत लोग को Yes, sir. प्रॉब्लम हो रही है हम लोग, और आप लोग की भी आज बहुत कम आ रही है, इसलिए मैं सोचा था आज ही का ही क्लास बहुत लंबा होगी, लेकिन आज का क्लास कम ही कर करके हम लोग किसी और दिन क्लास लेंगे। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वो बहुत लंबा हम लोग लेकर के ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सेक्शंस कवर कर लेंगे, मोस्ट या सारे। लेकिन चलिए अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो उसमें पहला जो इलस्ट्रेशन था वो बोल रहा है कि आपने किसी को मारा, कई बार मारा, और बार मारने के लिए सजा नहीं होगी। अगर आप किसी को 10 फैट मार रहे हैं, 10 बार स्टिक से मार रहे हैं, तो 10 अलग अलग उसके लिए 10 बार अलग से हर्ट करने के लिए सजा नहीं होगी। आपने फाइनली जिस लेवल ऑफ हर्ट कॉज कर किया है, चाहे वो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर दिया है, तो उसके लिए सजा हो जाएगी। ये नहीं कि हर बार स्टिक से मारने के लिए अलग से सजा होगी। किसी को 10 थप्पड़ मार रहे हैं तो 10 बार सजा नहीं होगी 10 थप्पड़ मारने के लिए। जो जिस लेवल ऑफ हर्ट कॉज कर रहे हैं 10 बार मारने के बाद, उसके लिए सजा होगी आपको। लेकिन किसी को 10 थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को आपने एक थप्पड़ ही मार दिया है, एक लाठी ही किसी को मार दिया दूसरे पर्सन को, वो तो उसके लिए तो आपको अलग से सजा होगी, क्योंकि दूसरे पर्सन को आपने एक ही लाठी मारा, हॉट कॉज किया, उसके लिए भी सजा होगी, और इसको जो प्रीवियस हॉट कॉज किया है उसको भी सजा होगी। यही इलस्ट्रेशन ए और बी में डिफरेंस है। बी में जो अनदर पर्सन को हार्म पहुंचा दे रहा है तो उसके लिए अलग से भी सजा होगी, लेकिन जो एक पर्सन को अगर हार्म कॉज करने की बात की जाए तो आपका जो हर वो एक्ट, हर वो छोटा एक्ट जो ऑफेंस है उसके लिए सजा नहीं होगी, वो सब मिलकर के जो ऑफेंस बन रहे हैं उसके लिए बस सजा होगी। चलिए हम आगे। हाँ रिचा। सर साधारण भाषा में मतलब समझने के लिए ये बोल सकते हैं कि एक नीचे वाले इलस्ट्रेशन में, बी इलस्ट्रेशन में दो अलग लोगों के प्रति कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है, और पहले इलस्ट्रेशन में किसी एक ही पर्सन के अगेंस्ट में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। बिल्कुल रिचा, बिल्कुल। सेकेंड इलस्ट्रेशन में दो अलग पर्सन के अगेंस्ट हो रहा है, दोनों के लिए सजा होगी। ओके, बिल्कुल रिचा। यस। चलिए सेक्शन 9 पे हम लोग आते हैं। सेक्शन 9 हो गया, सेक्शन 10 पे आते हैं हम लोग। 10 में भी बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं, प्रीलिम्स के लिए आपको बस इतना याद रखना है, डाउटफुल है तो किसके लिए होगा। लिखा हुआ है पनिशमेंट ऑफ, सेक्शन 72 था आईपीसी का, सेक्शन 72 में यही बात लिखी हुई थी। पनिशमेंट फॉर ऑफ अ पर्सन गिल्टी ऑफ वन ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, जजमेंट स्टेटिंग दैट इट इज डाउटफुल ऑफ विच, लिखा हुआ इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ वन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस। ये जजमेंट आया है कि इनमें से एक के लिए सजा, इनमें से एक के लिए गिल्टी है, इन तीनों में से एक के लिए गिल्टी है, ये क्लियर है, जजमेंट है specified in the judgment, but that is doubtful of which of these offenses he is guilty। लेकिन ये डाउटफुल है कि उन तीनों में से किसके लिए एग्जैक्टली गिल्टी है। तीनों में से एक के लिए तो है, लेकिन डाउटफुल है तीनों में से किसके लिए एग्जैक्टली है। तो किसके लिए सजा होगी? The offender shall be punished for the offenses for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all। तो lowest punishment को आप अंडरलाइन कर लीजिए, lowest के लिए सजा होगी। अगर डाउटफुल है कि इन तीन में से किसके लिए सजा किया जाए, इसका सजा है 5 साल, इसका 4 साल, इसका 3 साल, तो 3 साल के लिए उसको सजा होगी। 3 साल मतलब इस ऑफेंस के लिए सजा होगी 3 साल तक के लिए, ताकि इन दोनों के लिए। डाउटफुल है कि इन तीनों में से किसके लिए वो पनिशेबल है। ये क्लियर है कि इन तीनों में से एक ऑफेंस किया है ऑफेंडर ने, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि तीनों में से एग्जैक्टली कौन सा किया हुआ है। देन द ऑफेंडर शैल बी पनिश्ड फॉर दैट ऑफेंस व्हिच हैज लोएस्ट पनिशमेंट, लोएस्ट, तो 3 साल तक के लिए वाले ऑफेंस के लिए सजा होगी उसको। तो लोएस्ट पनिशमेंट को आप अंडरलाइन कीजिए। आइए अगला सोलिटरी कन्फाइनमेंट देखते हैं। सोलिटरी कन्फाइनमेंट सेक्शन 73 था आईपीसी का, ये 11 में दिया हुआ है। Whenever any person is convicted of an offence for which under the Sanhita the court has power to sentence him to rigorous imprisonment,
the court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion of or portions of the imprisonment to which he is sentenced. देखिए, solitary confinement का मतलब होता है किसी को अकेला रखना, जेल में किसी को अकेला रखना। solitary का मतलब ही होता है किसी को अकेले बंद कर देना जेल में, दूसरे कैदियों के साथ नहीं। तो लिखा हुआ है कि उसी ऑफेंस के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट हो सकती है जिस ऑफेंस के लिए रिगरस इम्प्रिजनमेंट देने का पावर हो कोर्ट के पास। सिंपल इम्प्रिजनमेंट देने की पावर है तो नहीं दे सकता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट। रिगरस इम्प्रिजनमेंट, तो रिगरस को आप अंडरलाइन कर लें ताकि देख के याद रहेगा कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट में है, उसी केस में हो सकता है। कोर्ट में, कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट भी दे सकता है, नहीं दे सकता है। मे शोज डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, तो मे को भी अंडरलाइन कर सकते हैं आप। फिर है, अब है कि not exceeding 3 months in the whole according to the following scale, namely as a whole 3 महीने से ज्यादा की solitary confinement नहीं हो सकती है। not exceeding 3 months as a whole, 3 months को भी आप अंडरलाइन कर ले कि मैक्सिमम 3 महीने से कम, 3 महीने से कम की ही solitary confinement हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। ओके, लेकिन किस स्केल पे होगी वो दिया हुआ है, किस स्केल पे होगी वो दिया हुआ है, लिखा हुआ है a time not exceeding 1 month if the term of imprisonment shall not exceed 6 months। देखिए, अगर टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से कम है तो 1 मंथ। ये सब प्रीलिम्स के लिए बस रटने वाली चीजें हैं। 6 मंथ तो 1 मंथ, 6 महीने तक की अगर सजा है उस ऑफेंस के लिए, तो 1 महीने से ज्यादा की आपको सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती है। तो 6(1) आप याद रखेंगे। फिर है टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months if the term of imprisonment shall exceed 6 months and shall not exceed 6 महीने से ज्यादा 1 साल तक के कम की सजा है तो आपको 2 महीने से ज्यादा की सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती है। A term not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year, और 1 साल से ज्यादा तक की अगर इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है तो 3 महीने से कम की सोलिटरी कन्फाइनमेंट होगी। तो आपको 6 महीना, 6 से 1 साल और 1 साल से प्लस को आपको 1 month, 2 month, 3 months याद रख लेना है। आपको बस ये याद रख लेना है प्रीलिम्स में टिक मारने के लिए कि उसमें यूज हो सकता है बस। ठीक है, तो इसको रट लीजिएगा आप लोग। 6 month 1 month, और 6 से 1 साल के बीच में 2 मंथ, और 1 साल से ज्यादा है तो 3 मंथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 देखते हैं, 12 सेक्शन, लिमिट ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट। सोलिटरी कन्फाइनमेंट पे भी एक लिमिट की बात की गई है, ये भी एक एक्स्ट्रा लिमिट की बात की गई है 12 में। 11 में भी हालांकि लिमिट दिया हुआ था स्केल के अकॉर्डिंग। इसमें क्या दिया हुआ है, इन एग्जीक्यूटिंग अ सेंटेंस ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट, सोलिटरी कन्फाइनमेंट के सजा को एग्जीक्यूट करते समय, मतलब कि किसी को हो गया सोलिटरी कन्फाइनमेंट, मान लीजिए 2 महीना का सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया गया है, किसी को 2 महीना में जेल में रखने के लिए आदेश दिया गया कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रहेगा वो पर्सन 2 महीना। तो उस केस में कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, कि कैसे कैसे सोलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना है, वही प्रोसीजर दिया हुआ है कि सच कन्फाइनमेंट शैल इन नो केस एक्सीड 14 days एट ए टाइम। एक बार में 14 दिन से ज्यादा का नहीं देना है। 14 डेज को अंडरलाइन कर लीजिए। एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती है, एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती है। with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period, और फिर उतना ही का आपको इंटरवल देना है, उतने ही का इंटरवल भी देना है आप। ठीक है, 14 दिन से ज्यादा तो आप एक बार में दे नहीं सकते हैं, और इतने ही दिन का आपको उतना आपने सोलिटरी कन्फाइनमेंट दे दिया, फिर इंटरवल देना है, मतलब उतना नॉर्मल कन्फाइनमेंट पे रखना है, तब जाके फिर आप रख सकते हैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट। ओके, ये कि सोलिटरी कन्फाइनमेंट पे रखे, फिर 4 दिन के लिए फिर रख दिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, फिर 14 दिन के लिए, फिर 13 दिन के लिए, ऐसा नहीं है। आप रख रहे हैं जितना दिन सोलिटरी कन्फाइनमेंट, उतना ही आप नॉर्मल में भी रखिए। ठीक है, not less than such period with intervals between the period of solitary confinement of not less duration than such period। उससे ज्यादा नॉर्मल रख सकते हैं, उससे कम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है 18 दिन आप नॉर्मल रखें, लेकिन 3 दिन 4 दिन नहीं रख सकते, उससे कम नॉर्मल इम्प्रिजनमेंट में नहीं रख सकते हैं। एंड when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, अगर आप पे जो सजा हुई है, मतलब जो आपको ओवरऑल सजा हुई है, वो अगर 3 महीने से ज्यादा की हुई है, जो आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है मेन ऑफेंस के लिए, वो अगर 3 महीने से ज्यादा तक की अगर ऑफेंस हुई है, द सोलिटरी कन्फाइनमेंट शैल नॉट एक्सीड 7 days इन एनी 1 month। अब मंथली लिमिट की भी बात कर दी गई, मंथली लिमिट, तब आपको 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा का सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं लग सकता है, और फिर जाहिर सी बात है उतने ही दिन का इसमें भी गैप होगा। शैल नॉट एक्सीड 7 days, फिर 7 days को आप अंडरलाइन कर लीजिए। 7 days किस केस में, जब इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा की हो, जो जिस ऑफेंस के लिए आप कन्विक्ट हुए हैं उसका इम्प्रिजनमेंट 3 महीने से ज्यादा की आपको हुई है, देन
आपको एक महीने में 7 दिन से ज्यादा के लिए सोलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं रखा जा सकता है, विथ इंटरवल्स बिटवीन द पीरियड ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट ऑफ नॉट लेस देन सच पीरियड, और उतने ही दिन का इंटरवल, उतने ही दिन के इंटरवल में आपको जाहिर सी बात है रखा जाएगा। तो मान लीजिए किसी को 2 महीने की सजा हुई है, 2 महीने की सजा हुई है, इम्प्रिजनमेंट ही हुई है 2 महीने की, तो हो सकता है कि आपको 14 दिन के लिए, मैक्सिमम कितने दिन के, 14 दिन के लिए रखा जा सकता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट में एक बार में। और फिर दिया हुआ है कि अगर 3 महीने से ज्यादा की सजा हुई है, 3 महीने से, हो सकता है आपको 6 महीने की सजा हुई है, 1 साल की सजा हुई है, देन आपको किसी भी महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता है सोलिटरी कन्फाइनमेंट में। ओके, अगर 2 महीने की सजा हुई है, जो पहला सिनेरियो है 3 महीने से कम वाली, तो आपको एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, और फिर उतने ही दिन आपको गैप दिया जाएगा, गैप दिया जाएगा। और सजा मान लीजिए आपको 6 महीने की हुई है, 6 महीना है, क्यों बोल रहा हूँ मैं 6 महीना, क्योंकि ये 3+ है। सेकेंड सिनेरियो में मैंने बोला ना 3 महीने से ज्यादा तक की आपको इम्प्रिजनमेंट हुई है, तो इसमें आपको क्या हो सकता है, एक महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता सोलिटरी कन्फाइनमेंट में 1 मंथ में। अगर 3 महीने से ज्यादा तक की आपको सजा इम्पोज है, तो किसी भी महीने में 7 दिन से ज्यादा सोलिटरी कन्फाइनमेंट में नहीं रखा जा सकता है। और अगर 3 महीने से कम की सजा है, तो आपको मैक्सिमम 14 दिन रखा जा सकता है क्या, सोलिटरी कन्फाइनमेंट में, और उतने ही दिन का गैप दिया जाएगा, उतने ही दिन का गैप, एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं दिया सकता, और फिर उतना ही दिन का गैप देना होगा। ये बातें समझ में आई किसी को, या कंफ्यूजन हो रहा है किसी को? किसको समझ में आ गया पहले वो थम्स अप करे। ये दोनों सिनेरियो, 3 महीने से कम वाला और 3 महीने से ज्यादा वाला। बस रीचा को समझ में आया, प्रीति मिश्रा को, प्रीति, यसी, सारिका, सुचेता, आप लोग बताइए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेक्शन 20 खोलिए आप लोग, सेक्शन 20। अच्छा 20, अब हम लोग आगे दूसरे ही क्लास में पढ़ेंगे, ऐसे भी मन भी नहीं कर रहा है मुझे पढ़ाने का। अब ये सब बहुत सारे सेक्शंस भी पढ़ने हैं अभी, जनरल एक्सेप्शंस का बचे हुए सेक्शंस, जो कि छोटे छोटे सेक्शंस को मैंने छोड़ दिया था, इनकैपेक्स वाला, डोली इनकैपेक्स वाला, कंसेंट वाले सेक्शंस, और अभी हार्ट, प्रीवियस हार्ट, असल्ट, छोटे छोटे वाले, तो सभी फीमेल से रिलेटेड, वीमेन से रिलेटेड क्राइम्स, मॉडेस्टी और भी सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये सब पढ़ने हैं। तो हम लोग सब जो है अब पढ़ेंगे 17 तारीख को, वहां जाने के बाद इलाहाबाद में जब चला जाऊंगा तो। ओके, कोई पहले से, हाँ, आप लोग का एमसीक्यू, आप एमसीक्यू टेस्ट किसने नहीं दिया हुआ है आप लोग में से? सर मैंने ने भी दिया हुआ था, हाँ, सारिका ने नहीं दिया हुआ था। कोई बात नहीं सारिका, आपकी तबीयत खराब थी, आप जब सही होगी तो आप दे दीजिएगा। आपकी फीवर आराम है? हाँ सर ठीक है, कल दे देंगे सर। रिचा ने दिया हुआ था, कौशिकी ने भी दिया हुआ था, कौशिकी, हाँ, कृति मिश्रा ने नहीं दिया हुआ था। कौशिकी आपने तो दिया हुआ था ना? हाँ हाँ, ओके, कृति और सारिका आप दोनों ने नहीं दिया हुआ था, आप लोग दे दीजिएगा वो कभी भी जब भी फ्री होइएगा तो। और उसमें अभी आगे के टेस्ट होने बाकी हैं, और आईपीसी की क्लासेस भी अभी बाकी है। और कोई आज फिर नई न्यू कट ऑफ आ गई, आप लोगों ने देखा होगा कैंपस की, पता नहीं इतना लेट से, अभी फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो गई डॉक्यूमेंट्स की, अब कट ऑफ आ रहा है नया, और अब फिर अब खाली होगा सीट किसमें, सीएमपी में और एडीसी में, अब वो लोग अपना फिर कट ऑफ निकालेंगे, बहुत हौच-पौच हो गया हुआ है। ये लोग इतने लेट से हो रहे हैं, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगी ना दोबारा, क्योंकि एक बार हो चुकी है। सर कल सीआरपीसी क्लास चलेगी? नहीं चलेगी कल सीआरपीसी क्लास, कल 15th है ना, 16, 17, 19th। सीआरपीसी की क्लास 18 से चलेगी, 18 तारीख से चलेगी। ओके सर। हाँ, और जीके जीएस की भी क्लास, जीके जीएस की क्लास हो सकती है कल चलेगी, जीके जीएस की क्लास हो सकती है कल चलेगी।